हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफिकल साइंसेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 24 मई को यूपीएससी द्वारा अपना प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया था उसके बारे में। क्योंकि मैंने देखा कि अचानक से पेपर होने के बाद इंटरनेट पर ऐसी बाढ़ आ गई है कि जैसे कि पेपर बहुत ज्यादा खराब था। काफी लोगों का मानना है कि पेपर बहुत ज्यादा खराब था, खराब इन दी सेंस कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो लॉजिकली नहीं थे, ठीक है, जिन्हें यूपीएससी ने नहीं पूछा जाना चाहिए था, उनका आंसर कोई नहीं दे सकता इस तरीके की। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे भी ऐसे, लेकिन मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे थे, कितने अटेम्प्ट किए जा सकते थे और कैसे कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एनालाइज करने के लिए सेट डी लिया हुआ है, तो जिसके पास भी सेट डी है वो ठीक है, अदरवाइज आप सीधे क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। तो सेट डी का ये 21वां क्वेश्चन है जो पूछ रहा है तुंगुरुआ वोल्कानो के बारे में। ठीक है, तुंगुरुआ वोल्कानो विच वाज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025 इज सिचुएटेड विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो ये तुंगरुआ वल्कानो था ये कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये रहा आपका तुंगरुआ वल्कानो जो कहां पे पड़ता है आपका इक्वेडोर में। तो इसका आंसर जो था आपका इक्वेडोर था। तो आप कह सकते हैं कि ज्यादा फैक्चुअल सा एक क्वेश्चन था, जिसे आप पता था तो वो ठीक, अदरवाइज क्योंकि जो है करंट अफेयर में था तो वहां से ही उसे उठाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो माधव नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है कि विच रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट वाज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025. Sakya Sagar, which is designated as a Ramsar site, is situated within this national park. और थर्ड है इट्स एरिया इज शेयर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसे हम खराब क्वेश्चन नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि माधव नेशनल पार्क हाईलाइट में रहा था जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो वहां से ये पूछा गया है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ये रहा आपका माधव नेशनल पार्क जो एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये एमपी है। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे कि इट्स एरिया शेयर बिटवीन एमपी एंड राजस्थान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये टोटली यहाँ पे एमपी पे सिचुएटेड है। तो जैसे ही थर्ड वाला हमारा गलत हुआ तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। और इसके बाद क्योंकि यही दो ऑप्शन बचे हैं तो हमें ये पता चला कि ओनली ए, यानी ए वाला तो ऑटोमेटिकली क्लियर है, मतलब ये ऑटोमेटिकली सही है। और वैसे भी मैंने बताया था कि हाँ, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसीलिए हाईलाइट में रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें देखो साक्य सागर लेक के बारे में पूछा है। तो साक्य सागर लेक और माधव लेक ये एक ही साथ है। ठीक है, और इन्हीं को टोटली जो है इसको माधव नेशनल पार्क कहा जाता है। तो इसीलिए जो ये वाला स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा बी वाला। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला है द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अंडमान निकोबार के बारे में पूछा गया और इसका पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ का क्लाइमेट जो है उसे ह्यूमिड और ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये है कैसे, देखो अगर आप इसे थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ आपको ये समझ में आता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है। और मैंने पहले ही बताया था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके आते हैं वो कैसे हैं, वो इलाके ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा ह्यूमिड एंड कोस्टल। ऑब्वियसली बात है ये कोस्टल भी, क्योंकि अंडमान निकोबार है, ओशन के चारों ओर है, तो ये कोस्टल भी है, ह्यूमिड भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, जैसे ही पहला करेक्ट हुआ तो जिस इसमें पहला नहीं है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी सी और डी वाला आपका वो सही नहीं है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अगर आप देखेंगे आपको सेकेंड स्टेटमेंट देखना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, इसमें देखो साउथ ईस्ट मानसून को देखोगे तो साउथ ईस्ट मानसून वही हमें पता है कि जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर होता है तो ऐसे बंगाल की खाड़ी और यहाँ से अरब सागर दोनों से ब्रांचेज से हवा चलती है और वो क्या कराती है, इंडिया में बारिश कराती है, जिसे हम मानसून कहते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है, ठीक है, और यहीं से इस तरीके से हवाएं चलती है, तो हाँ इसके जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से वेस्ट की तरफ चलने वाली हवाएं यहाँ पे बारिश कराती है, यानी साउथ वेस्ट मानसून में तो यहाँ पे बारिश होती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून किसे कहते हैं, जब मानसून वापस आ रहा होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो इंडिया के ऊपर यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ चलने लगती है। जो लौटता हुआ मानसून है वो स्पेशली बारिश कराता है तमिलनाडु के इस वाले कोस्ट पे और उसके अलावा अंडमान निकोबार पे, यानी अंडमान निकोबार में दोनों सीजन में बारिश होती है। इसीलिए जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा और आपका सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है, और थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमें पता था कि पहला सही है, थर्ड वाला ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर और फिनोमिना इज आर एसोसिएटेड विद द पेनिसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो पेनिसुलर इंडिया यानी जो हमारा साउथ इंडिया है, इसके हमें पता है कि ये वाला एरिया पूरा पेनिसुलर ब्लॉक कहा जाता है इसको, इसके बारे में पूछा है। पहला
सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। नेक्स्ट है डीप वी शेप्ड रिवर वैली फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पेनिनसुलर ब्लॉक में इनमें से कौन सी चीजें होती हैं, उसके बारे में हमको बताना है। अब यहाँ पे आप देखोगे पहली चीज इसमें देखो कि ये देखो ये वेस्टर्न, ये पूरा पार्ट चाहे ईस्टर्न कोट वेस्टर्न कोट, ये सारा एरिया मिला के इसी को पेनिनसुलर ब्लॉक कहा जा रहा था। तो इसमें महेंद्रगिरी भी है, इसमें वेलिकोंडा भी है, ये सारी हिल्स हैं जो इसने पूछी है। ठीक है, ये वाला वेलिकोंडा और महेंद्रगिरी, तो इसका मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया तो आपको पता है कि जो ओनली 3 है और ओनली 1 है वो आपका एलिमिनेट हो गया और क्वेश्चन 50-50 में आ गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट इस स्टेटमेंट पे जाओ कि सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ये सबमर्जेंस हुआ है वेस्ट के बारे में ऐसा कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान से थोड़ी बहुत आपको टेक्टोनिक चीजें पता है तो आपको पता है कि ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, खासतौर पर इंडियन ओशियन प्लेट है और ये वाला पूरा इंडिया वाला पार्ट भी ऊपर यूरेशियन प्लेट में आता है, यानी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट है। और जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं तो ओशियन वाली जो क्रस्ट है वो नीचे धंस जाती है, यानी सबमर्जेंस होगा इसमें हमेशा। तो इसीलिए इंडिया के दोनों कोस्ट में जहां जहां पे ये ओशियन टकरा रहा है यूरेशिया वाली प्लेट से, इन दोनों में सबमर्जेंस होता है। और यही स्टेटमेंट में कहा गया है कि सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, राइट। ठीक है, इसलिए सेकेंड पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन जो होता है वो बी सही है। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पे पूछेंगे कि थर्ड वाला क्या है, डीप वी सेव रिवर वैली फॉर्म बाय वेस्ट फ्लोइंग फास्ट फ्लोइंग रिवर। देखो पहले तो ये स्टेटमेंट इसने किसके बारे में पूछा है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा है। अगर इसको इस स्टेटमेंट को आइसोलेशन में आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसे इसने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा है और पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है ओल्ड रिवर है। और जबकि जो वी सेव वैली का जो फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, यंग हिमालयन रिवर में, क्योंकि हिमालयन रिवर ऊंचे पहाड़ से आती है तो ये पहले वर्टिकल इरोजन करती हैं, फिर इसको फिर और काटती है तो ये एक वी सेव वैली बन जाती है। ठीक है, यानी ये जो साउथ इंडिया की रिवर से जो ओल्ड रिवर है उनमें वी सेव वैली नहीं बनती, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। देखो मैनग्रोव के बारे में पूछा है, मैनग्रोव से क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो एटलीस्ट मैनग्रोव वाला तो हमें आना चाहिए, राइट। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, मैनग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पैडी कल्टीवेशन इन सलाइन एस्चुरीज बेल्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स filter seawater, making mangroves key to converting coastal land into freshwater agriculture zone. Third है, by withstanding tidal surges and offering biomass resources, mangrove function both as natural biosil and livelihood base for rural communities. ठीक है, ये लंबे चौड़े स्टेटमेंट लग रहे होंगे लेकिन ये आसान है। देखो इसमें से आप कीवर्ड पकड़ो, ये मैनग्रोव का पेड़ होता है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में होता है, इसकी रूट्स बहुत गहरी होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। तो ये इसकी खासियत यही है कि इसकी रूट्स जमीन में बहुत नीचे तक होते हैं, जितना ये ऊपर होता है उससे कई गुना 10 गुना के लगभग ये जो है नीचे समुद्र में होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो समुद्र में बहुत बड़े चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनसे उनसे कोस्ट को बचाता है। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा, इसकी जो रूट्स हैं वो सलाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सलाइन वाटर में आसानी से हो पाती हैं, इसीलिए वो ओशियन के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा और भी आपके छोटी मोटी चीज पढ़े होंगे कि खासतौर पर ट्रॉपिकल एरिया में होता है, कोस्टल एरिया में होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में आप देखो छोटी, आप कीवर्ड पकड़ो। पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें इसने कहा है कि मैनग्रोव क्या करता है, टाइडल एनर्जी को घटाता है, फ्रेश वाटर को स्टोर करता है और उस साइड को जहां पे ये मैनग्रोव है उसे पैडी कल्टीवेशन यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। ऐसा नहीं है, ऑल्दो ये फ्रेश वाटर को स्टोर करता है, मैंने बताया था सलाइन वाटर के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन ये पैडी कल्टीवेशन के लिए साइट ऐसा नहीं कि ओशियन के ऊपर या फिर आप कोस्टल एरिया में पैडी कल्टीवेशन वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लैंड है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट में आप देखोगे ये कह रहा है कि मैनग्रोव क्या करते हैं, कोस्टल लैंड को फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो है आरओ की तरह काम करते हैं और वहां पे सलाइन वाटर को फिल्टर करके फ्रेश वाटर बना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो वेग स्टेटमेंट थे, मतलब ऐसी फालतू वाली चीजें दी थी, इसको आपको एलिमिनेट करना था। तो ये दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं और आपका सीधा सीधा जो आंसर हो जाता है वो डी वाला हो जाता है, यानी केवल थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है,
आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताना है कि इसमें कौन सी नदी के बारे में बताया जा रहा है। पहला है, इसने कहा इट हैज एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा, इट फ्लो थ्रू 3 कंट्रीज। नेक्स्ट है, इट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतियन प्लेटू एंड इट इज एन इंपोर्टेंट फॉर इरिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। इसने पूछा कि इनमें से कौन सी रिवर है। इसमें से कुछ कुछ कीवर्ड पकड़ो। देखो, पहला कीवर्ड आप पकड़ो, 3 कंट्रीज से होके आती है। अगर आप 3 कंट्रीज का देखोगे तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र 3 कंट्रीज से होके आती है। तिब्बत यानी चाइना वाला पार्ट है, फिर इंडिया आती है, फिर बांग्लादेश जाती है। इंडस 3 कंट्री जाती है क्योंकि तिब्बत वाले, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। सतलज भी 3 कंट्री जाती है क्योंकि वो ओरिजिनेट होती है मानसरोवर के पास से तिब्बत में, फिर इंडिया में आई, फिर इधर पाकिस्तान की तरफ जाती है, पाकिस्तान में इंडस से मिलती है। लेकिन तीस्ता नहीं है। तीस्ता ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, यानी केवल 2 कंट्री होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा तीस्ता को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, इस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू। अब तिब्बत वाले रीजन से ये तीनों ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र भी ओरिजिनेट होती है, इंडस भी ओरिजिनेट होती है, सतलज भी ओरिजिनेट होती है। तो यहां से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर फोर्थ वाला ऑप्शन देखोगे, इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, आपने ट्रिब्यूटरीज पढ़ा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ट्रिब्यूटरी जब क्या होता है, अगर ये कोई नदी चल रही है तो इसको पानी देने वाली जो अन्य नदियां हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज है। जैसे अगर यमुना चल रही है तो चंबल, सिंध की बेतवा, केन, ये इसकी सहायक नदियां। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी जब ये नदी चल रही है, अगर ये 2 पार्ट में बढ़ जाए, जैसे गंगा बढ़ती है वेस्ट बंगाल में जाके, ये कि हुगली वाला पोर्शन जो है वो बना देती है, हुगली वाला, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है और ओरिजिनल गंगा सीधे बहती है। ठीक है। जब नदी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसे कहते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनना। अब इसमें आप देखोगे तो ये देखो, पहली बात तो ब्रह्मपुत्र जब ये यहाँ पे माजुली डेल्टा बनाता है असम के ऊपर, ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होती है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर सतलज की करें तो सतलज भी फ्री फ्लो होके यहाँ नीचे नहीं गिरती है, ये इंडस में जाके मिलती है। ठीक है। तो एक तरीके से हम इसे नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनाती है, क्योंकि इसका पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंडस में जाके सबमर्ज होता है। तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा आंसर जो हो जाएगा आपका इंडस हो जाएगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसने एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा है, लेकिन एंटीसीडेंट का सीधा सीधा मतलब होता है जो हिमालय के रहने से पहले थी, मतलब हिमालय के निर्माण होने से भी पहले जो नदियां बहती थी उनके बारे में। तो एंटीसीडेंट इंडस भी है और एंटीसीडेंट सतलज भी है, तो इससे नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटरी वाले से इसको एलिमिनेट किया जा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कहता है कि शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टू रीच आउट ऑफ द इंडियन ओशियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसे खराब नहीं कह सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हेडलाइन में भी था, तो इसने सीधा सीधे पूछा कि इंडियन ओशियन से अगर आपको इन कंट्रियों में जाना है तो कौन कौन सी कंट्री जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल नहीं, आपको मैप तो कम से कम आना चाहिए, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है, इतना तो यूपीएससी पूछता है। ठीक है। अब इसमें आप देखो, मैप में आप जाके देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे है। ठीक है। ये ईरान के पास पे यहाँ पे हुर्मुज है, और ये अगर इंडियन ओशियन वाली साइड से अगर आपको जाना है, कौन कौन सी कंट्री दी है, बहरीन दिया है, कतर दिया है, सीरिया दिया है और इजिप्ट दिया है। तो डेफिनेट सी बात है, बहरीन और कतर के लिए तो आपको यहीं से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन इजिप्ट और सीरिया के लिए आप इधर रेड सी और फिर मेडिटेरियन सी से होकर जा सकते हैं। यानी सिंपली सिर्फ बहरीन और कतर, आप इतना भी तो सिर्फ इसमें लॉजिक लगा सकते थे कि जो गल्फ नेशन है वहां पहुंचने के लिए आपको कहां से होकर जाना पड़ेगा, इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है। यानी इसका जो आंसर है वो आंसर है बी वाला, पहला और तीसरा। ठीक है। यानी बहरीन और कतर से होकर आपको अगर जाना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज सीरिया और इजिप्ट के लिए आप रेड सी, मेडिटेरियन सी होके भी जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद द नेबर कंट्रीज। ठीक है। ब्रिजेस के बारे में पूछा, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। मैत्री सेतु के बारे में पूछा है। मैत्री सेतु बिल्ड ओवर फेनी रिवर कनेक्टेड रामगढ़ इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश। नेक्स्ट है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट इंडिया विद म्यांमार। और नेक्स्ट है कि मैची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेस कनेक्ट पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विद द काकरबिटा इन नेपाल। ठीक है। इसके बारे में पूछा है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। मैत्री जो है इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, लेकिन कौन से, सबरूम यानी इंडिया में त्रिपुरा में, और रामगढ़ यानी बांग्लादेश में। यहाँ पे इसने क्या किया, ये उल्टा दे दिया इसने, रामगढ़ इन इंडिया कह दिया है और सबरूम इन बांग्लादेश कह दिया है, इस वजह से इसने थोड़ा सा फंसा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कई बार हमें इतना याद नहीं रहता कि कौन से, क्योंकि हम नाम याद कर लेते हैं सबरूम और रामगढ़। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गेम प्ले किया है, और ऐसा ये यूपीएससी नॉर्मली करता है। ठीक है। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाता है, और पहला स्टेटमेंट गलत होने के साथ जहां जहां पे फर्स्ट है वो एलिमिनेट कर दो, यानी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, यानी आपका 50-50 पे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, इसका मतलब ये भी हो गया कि क्योंकि
थर्ड दोनों में है, इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, इस पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सेकंड वाला देखो, झूला घाट सस्पेंशन। तो झूला घाट जो है वो शारदा नदी पे बना है, ये शारदा नदी है और ये झूला घाट है। और आपको पता है कि शारदा जो रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है, यानी जो इंडिया और म्यांमार इसने दिया है ये गलत है। ये कहाँ पे है, ये इंडिया और म्यांमार में ना होकर इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है केवल 3, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये थे मोटे मोटे 9 से 10 क्वेश्चन इसने ज्योग्राफी के पूछे थे यूपीएससी प्रीलिम 2026 में, जो एक अच्छी खासी रेंज है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, और खास तौर पर इसमें मैंने इन्वायरमेंट ऐड नहीं किया है और मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड भी ऐड नहीं किया, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलते जुलते पूछे हैं। तो ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो पहले वाला पैटर्न चला गया जहाँ पे हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 15-15 क्वेश्चन आते थे, वो वाला चला गया टाइम। अब जो है ज्यादातर फोकस करंट अफेयर में रहता है, आईआर में रहता है, और आपका ज्योग्राफी भी अच्छा खासा वेटेज आपको दे रही है। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी की बेसिक तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ये 3D एनिमेशन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कराई हुई है, वो भी 3D एनिमेशन के साथ। ठीक है, जिसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप में 2 मिनट 4 मिनट की ऐसी छोटी छोटी क्लिप में बहुत अच्छे से 3D एनिमेशन का यूज करके वो समझाई हुई। तो कुल मिला के मेरी समझ में जो ये आया कि पेपर अच्छा था, पेपर हार्ड था, क्योंकि यूपीएससी कभी इजी नहीं रहता, तो पेपर तो हार्ड था। लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर आपसे 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो यहाँ पे अटेम्प्ट करने लायक थे। ठीक है, इस तरीके से था। तो हाँ, जो जितना वो इसे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक वाइब सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं बहुत खराब था, वो हमें लगता है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं, हमने भी एग्जाम दिए, तो जब भी एग्जाम दे के आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन रहती है कि बहुत खराब आया, हमने पढ़ा वो नहीं आया, वो सब रहा। लेकिन नहीं, यूपीएससी मतलब उसका लेवल ही ऐसा है। हालांकि कुछ वाहियात से क्वेश्चन वो देता है, हर बार देता है। वो बहुत सारे एग्जाम करते हैं, वो यूपी पीसीएस भी करता है, उत्तराखंड पीसीएस भी करता है, वो यूपीएससी भी करता है, देता है कुछ क्वेश्चन ऐसे। लेकिन उन क्वेश्चंस को पकड़ के ये कह देना कि नहीं यूपीएससी ने बिल्कुल ऐसा बना दिया जिसे किया ही नहीं जा सकता और ये सब, तो वो थोड़ा खराब है। क्योंकि इसमें से भी अब भी मेरिट लगेगी, इसमें से भी अब भी सिलेक्शन होगा, लोगों का क्वालिफाई होगा, मेंस देंगे, इसमें से ही होना। ठीक है, हो सकता है कट ऑफ और कम जाए, क्योंकि पेपर हार्ड था, पेपर इजी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आपने जो क्वेश्चन आते हैं वो करे हैं और बाकी चीजों में आप ना पढ़ के आप रिलैक्स रह सकते हैं कि नहीं, अगर आपने सच में अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ बता पाना पॉसिबल नहीं होता इस चीज के लिए, लेकिन हाँ, पेपर टफ था, पेपर हार्ड था, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा इंटरनेट पे इसको बताया जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको आपकी क्या राय है, आपका पेपर कैसा रहा? आपकी अपनी राय हमें जरूर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, अपने एग्जाम के बारे में बता सकते हैं, और क्या हम ज्योग्राफी के अंदर और बेहतर कर सकते हैं, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, ये फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।